भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जाकर दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को बचा पाएगी? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज का साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी की कोई जिम्मेदारी हरियाणा में दिखाई नहीं देती है। अनिल विज मंत्री हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अनिल विज जब शिकायत करते हैं तो उनकी ही सरकार उनकी नहीं सुन रही है। लेकिन देखा जाए तो अनिल विज के ये बयान अब इस और इशारा कर रहे हैं कि क्या अनिल विज वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं या भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि अनिल विज ने एक बड़ा बयान जारी किया जिसमें अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि मुझसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझसे मेरा विधायक पद नहीं छीन सकते, क्योंकि विधायक मुझे जनता ने बनाया है और आज भी मैं सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता हूं। और ऐसे में अनिल विज का ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हरियाणा में अब क्या और होता हुआ नजर आएगा, इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, क्या लगता है अनिल विज का एक बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है? अनिल विज सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या बीजेपी से अलग होने की प्लानिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, नाराज़गी तो ये कोई पहली बार नहीं है नाजमीन। देखा जाए तो जब 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा में, उस दौरान भी अनिल विज ने कहा था कि मैं 6 बार अम्बाला से विधायक बना हूं और मुझे क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। नायब सिंह सैनी 2 बार चुनाव जीते हैं, मैं 6 बार चुनाव जीत रहा हूँ, संगठन को मजबूत करने में मेरी अहम भूमिका है। लेकिन उसके बाद हाईकमान ने उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया और जिस तरीके से अनिल विज को विधानसभा चुनाव में फिर अम्बाला कैंट से ही चुनाव लड़वाया गया। हालांकि चित्रा सरवरा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी और इस बात का जिक्र रघुवीर सिंह काद्यान ने हरियाणा विधानसभा में भी किया कि अनिल विज के सामने जो फाइट थी वो कमज़ोर फाइट थी, क्योंकि परविंदर पाल परी जो थे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के, वो अम्बाला कैंट में उतने सक्रिय नज़र नहीं आए जितनी कि चित्रा सरवरा नज़र आ रही थी। यदि उनको टिकट मिलती तो अनिल विज की छुट्टी भी हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी वे जानती है कि अनिल विज के पास कोई ज़्यादा विधायकों का यहाँ पर एक बड़ा जत्था मौजूद नहीं है कि सरकार को जो प्रभावित कर सके। तो ऐसे में अनिल विज की बातों को मुझे ऐसा लगता है कि लाइटली लिया जाता है इस भारतीय जनता पार्टी संगठन में, क्योंकि जब वो नायब सिंह सैनी की सरकार में उस वक्त कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे, गुस्से से लाल होकर और राजभवन से निकल गए थे, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनना चाहिए था। लेकिन यदि वो कैबिनेट मंत्री बन भी गए हैं और जो नायब सिंह सैनी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे भी दी है, तो फिर आखिरकार नायब सिंह सैनी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिनके खिलाफ अनिल विज बोलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अनिल विज अपने बेबाक अंदाज और एक अलग कार्यशैली के लिए हरियाणा में जाने जाते हैं। हालांकि उनके कामों को जरूर लाइटली लिया जाता है, लेकिन उनका एक अंदाज जो है वो अलग किस्म का है और कहीं ना कहीं जनता के बीच किस तरीके से जगह बनानी है, उनके लिए किस तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाना है, ये अनिल विज बखूबी जानते हैं। अनिल विज ने कहीं ये तो नहीं सोच रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि 70 साल बाद जाकर, यानी कि अगर आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है या उससे ज़्यादा हो गए तो राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी में आप उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। तो अनिल विज को ये लग रहा है कि अपनी सरकार को आंखें भी दिखाऊंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, अनिल विज 71 साल की उम्र उनकी हुई है। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो 74 साल की उम्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उम्र का लिहाज जो है ये मायने नहीं रखता। पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बनाए थे सुनील जाखड़, उनकी उम्र 17 साल हो चुकी है, लेकिन काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अनिल विज का एज फैक्टर जो है ये उनके सियासी कद को लेकर के कहीं ना कहीं कोई बाधा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल यहाँ पर पॉइंट ये है कि अनिल विज के पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है। ना उनके कहने से किसी विधायक की टिकट कटती है, ना उनके कहने से किसी कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। तो ऐसे में संगठन को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, सरकार में कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। रामविलास शर्मा की बात करें, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं राम कुमार गौतम की बात करें, वो वैसे ही नाराज़ दिखाई दिए। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, राज्यसभा सांसद नहीं बनाए जाते, लोकसभा में टिकट काट दिया जाता है। राजस्थान में
ओबीसी वर्ग के होने के नाते उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हरियाणा में जगह नहीं मिलती है और एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा भी वो रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी भी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राव इंद्रजीत तो उसमें शुमार हैं जो सीएम रेस में दिखाई दे रहे थे, लेकिन न्याप सिंह सैनी को बना दिया जाता है। तो अनिल विज और राव इंद्रजीत ये दो चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। क्या नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये सब मिल जाए तो भारी पड़ जाए? देखिए, अनिल विज की मैं थोड़ा यहाँ पर विस्तार से बताना चाहूँगा कि अनिल विज की नाराज़गी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता था कि अहिरवाल में यदि जीत दर्ज करनी है हरियाणा में, तो राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा चेहरा उनके पास कोई नहीं है। 2013 की मैं बात याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पर। उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह जो हैं ये कांग्रेस पार्टी में शामिल थे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे ज़्यादा नज़रें जो थी वो राव इंद्रजीत सिंह पर थी, और राव इंद्रजीत सिंह अपने फादर की जो लेगेसी है उसके बिहाव के ऊपर कांग्रेस पार्टी से सीएम कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 2 टर्म पूरा करने वाले थे। लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि हरियाणा में चूंकि जाट वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसके बाद जो है ओबीसी वोट बैंक की बारी आती है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया है। और जिस तरीके से उनकी रिकमेंडेशंस पर जो टिकट दी गई, जो टिकट काटी गई, वो भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि अनिल विज का सियासी चेहरा जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि राव इंद्रजीत सिंह का था। और भविष्य में हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास यदि 3 बार यहाँ पर सरकार बनाने का मौका आया है तो तीनों बार उसमें अहिरवाल की अच्छी खासी भूमिका रही है। इस बार 13 ऐसी टिकट थी जहाँ पर यादव वोट बैंक जो था वो निर्णायक भूमिका में था, और उसमें 11 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि हरियाणा में जो है उन इम्पैक्टफुल चेहरों को ही बीजेपी अपने कैडर के साथ रखना चाहती है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण दूंगा रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा हरियाणा में सबसे पुराने बीजेपी के नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष 2014 में थे वो। उस दौरान पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, लेकिन उसके बाद 2019 में उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। ओम प्रकाश धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही 8 कैबिनेट मंत्री जो थे उस वक्त के हरियाणा सरकार में वो चुनाव हार जाते हैं। उनमें रामविलास शर्मा का नाम भी शामिल है। और 2024 के आते आते रामविलास शर्मा ये तय तक नहीं कर पाए कि उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपनी तैयारियां पुख्ता करती है। और जिस तरीके से रामविलास शर्मा हैं, अनिल विज हैं या कुलदीप बिश्नोई हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक तौर पर संगठनों को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए सरकार में कहीं ना कहीं इनका दबदबा जो है कमजोर नजर आता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि अगर अनिल विज की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी पर हावी नहीं हो सकती है तो मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने अचानक 100 से ज़्यादा तबादले क्यों किए, ट्रांसफ़र क्यों किए यहाँ पर अधिकारियों के? क्या डर था बीजेपी में अनिल विज को लेकर? कह सकते हैं कि डर कहीं ना कहीं उस बात का था कि आज अनिल विज जो बागी रुख अपनाते हुए तैयार दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं और कैबिनेट मंत्री भी इस मुद्दे को उठाकर ना लाए, तो कहीं ना कहीं सीएम की जो पावर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने किया और कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा राजस्व विभाग के 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी हुई, उनमें कितने पटवारी सस्पेंड किए गए, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद पटवारी एसोसिएशन जो है उसने यहाँ पर जींद जिले में जो एक प्रदेश भर की बैठक बुलाई, उस बैठक में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाईकोर्ट तक इस पूरे मामले को चैलेंज करने की चुनौती दी। आखिरकार उन पटवारियों के खिलाफ क्या नायब सिंह सैनी ने आज तक कोई एक्शन लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में उतने प्रभावशाली चेहरे यहाँ पर आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी की एक तरीके से ये मान के चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच जो अंदरूनी कलह थी वो हरियाणा में यहाँ पर कांग्रेस के लिए काल बनती हुई नजर आई, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आई। नायब सिंह सैनी मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रभावशाली चेहरे हैं, लेकिन देखना दिलचस्पी रहेगा कि आखिरकार क्या 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे।
मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान अनिल विज भी कई मंत्री पद संभालते हुए नजर आए, चाहे स्वास्थ्य विभाग उन्होंने संभाला हो, चाहे उन्होंने गृह विभाग संभाला हो, लेकिन अनिल विज की नाराजगी कभी भी मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं देखने को मिली। लेकिन न्याप सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक अनिल विज की नाराजगी बार बार जाहिर हो रही है। अब देखना होगा अनिल विज क्या भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।